तो साथियों, लीजिए मैं नेक्स्ट आपका जो मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज वाला पार्ट है उसमें बढ़ता हूं आगे। आज के भी क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं और सबसे पहले मैं वेक्टर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं और क्वेश्चन वही ले रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या उसी तरह के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन पर फोकस करना है। यहाँ कह रहा है कि आपका एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में ए और बी मान लेता हूं, तो इसमें ए के जो आपके पोजीशन वेक्टर दे रखा है 6b-2 है, ठीक है, और बी का आपको फाइंड करना है। ये तो आपके 6b-2 है और ए कोई ऐसी लाइन है जिस पर कोई पॉइंट P है। ये पॉइंट P आपके यहां पर है, ठीक है, और ये पॉइंट P इसको क्या कर रहा है, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में अब अच्छा एक और दे रखा है कि इस P के पोजीशन वेक्टर जो दे रखा है वो आपके a-b है। तो उस केस में आपके ये कह रहा है कि इस B के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम जो निकालते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर A, B और C है जैसे, और ये अगर मान लो Y और X में ये इसको डिवाइड कर रहा है रेशो में, तो उस केस में जैसे मान लो अगर A का पोजीशन वेक्टर आपके दे रखा है A और इसका दे रखा है B, तो आपको C के पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपके C इक्वल टू, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, A इससे निकाल लो इसको, AX प्लस इधर वाला जो है BY/X प्लस Y। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कुछ नहीं है, दिस इंटू दिस, जैसे कि अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वैसे कर देना। तो यहाँ सेम कंडीशन इसमें क्या बन जाएगी आपके, ये बन जाएगी, देखो आपके यहाँ सेट कर लो इसको, तो ये क्या बन गया आपके 2 इंटू 6b-2a प्लस, और ये हो जाएगा, इसका अपने को फाइंड करना है तो अपन इसको कुछ z मान लेते हैं, जब भी फाइंड करना ना, तो ये 1 इंटू z अपॉन आपके x प्लस y यानी कि 1 + 2, और ये आपके किसके P, तो P आपके दे रखा है a-b, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 12b - 4a प्लस z इक्वल टू 3a - 3b, ठीक है। तो ये इससे z तो निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो z इक्वल टू 12b और 3b, ठीक है। तो ये 12b इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा 15b, और 4a इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 7a। यही तो आपके इस b का पोजीशन वेक्टर है, इसका z की वैल्यू, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक प्रॉपर्टी में जरूर पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी वेक्टर का ही है, ये कह रहा है कि दो वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर है a और b, और ये कह रहा है कि आपको 2 sin θ/2 की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ जब यूनिट वेक्टर दे दिया है तो सीधा सीधा हम एक काम करते हैं, a.b यूनिट वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर मोड और ये cos थीटा हो जाता है। तो उस केस में आपके इन दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये आपके क्या आ गया, cos थीटा, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, देखो मोड ऑफ ए यूनिट वेक्टर में इनका अपन माइनस का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर का स्क्वायर -2 यूनिट वेक्टर मोड और ये cos थीटा, ठीक है। अब इसमें ये बन जाएगा आपके 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपके 2 cos थीटा। तो उस कंडीशन में आपके ये क्या आ जाएगा, आपके ये अपन ये यूज कर चुके हैं, भले ये अलग से लिखते तो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये 2 कॉमन लो, तो 1 माइनस क्या बन गया, cos थीटा, तो ये 4 माइनस में तो साइन वाला बनेगा फॉर्मूला,
है ना, या 2 साइन स्क्वायर वाला, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देख लीजिए ये आपके मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मोड। बस यही इसने पूछा और कुछ भी नहीं है। और ये क्या है कि क्वेश्चन आगे पीछे कितनी बार पूछता है, कभी इधर की वैल्यू डाल देता है लेफ्ट वाली और राइट वाली पूछ लेता है, कभी राइट वाली डाल देता है लेफ्ट वाली पूछ लेता है। तो मैं रिजल्ट को सेट करना आना चाहिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ये कह रहा है कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए जो क्वेश्चन है ये भी 11th ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड का क्वेश्चन आ रहा है, और लगभग मैं 11th और 12th के जो मैथ्स की बुक है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर। यहाँ जेड मैक्स पूछा है, ठीक है। कितनी बार इजी क्वेश्चन होता है और हम उसको ठीक से आंसर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जब ये हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आप सेट कर लीजिए। जेड इक्वल टू जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसको अपन काम करें 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 cos x बना देते हैं। तो ये 1/2 और ये आपके बन जाएगा देखो cos π/6, और ये साइन x प्लस साइन π/6 और cos x, ठीक है। अब ये क्या बन गया 1/2 और cos π, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन साइन x प्लस π/6। और अब आपको पता है कि जो साइन होता है, इस साइन की मैक्स वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो उस कंडीशन में आप इसको कैसे लिखोगे 1/2, और ये बाहर साइन x प्लस π/6 इक्वल टू, केवल आपको इसको लिखना। अब इसका कोई रोल नहीं है, ध्यान देना, हमें इस पार्ट को ही लेना है। तो इसको तो मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैक्स वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा साइन, इसको ऐसे लिखो ना, x प्लस π/6 इक्वल टू साइन π/2। तो ये x π/6 इक्वल टू π/2। तो देखो x इक्वल टू क्या आ रहा है इसमें, π/2 माइनस π/6, यानी कि इसको मैं 6 बनाऊं तो 3 और ये 6, तो ये 2π/6 यानी π/3 आंसर आ रहा है। बस ये इसमें सिस्टम अपनाना पड़ेगा आपको। हमें कुछ चीजें जो इसमें अननोन होती है उनको यूज करना पड़ता है, हमें जो नजर नहीं आती डायरेक्ट। हम क्या करते हैं कि पूरा कैलकुलेशन में चला लेते हैं। अगर हमने ये बात ध्यान नहीं रखी होती तो हो सकता है अपन इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 मल्टीप्लाई करते फिर साइन के लिए साइन की वैल्यू तो -1 की होती है, तो फिर ये 2 आता तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन ने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू। ये है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 16 cos 20 40 60 80। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन किए होंगे, वैसे तो पहली बात तो ये एनसीईआरटी की जो बुक चलती है उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन थे नहीं। पुरानी जो बुक्स चलती है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन भी थे, और उसमें आपने 2 sin a sin b 2 cos a cos b वाले फॉर्मूले अप्लाई किए होंगे। अगर आपने या 1/2 करके और या फिर ये 8 बना करके 2 अंदर भेज करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, तो हो तो जाएगा लेकिन बहुत देर लग जाएगी। आप एक काम करें, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। मैं इस काम कर रहा हूँ 16 और ये cos 60 है, इसको तो मैं पहले अलग कर लेता हूँ। और अब ये बन रहा है देखो cos 20 cos 40 cos 80 इस तरीके से। अब हमें एक फॉर्मूला याद होगा कि साइन क्या, कोस वाला चल रहा ना, cos a cos 2a cos 4a cos 8a cos 2 पावर n -1a अपॉन
कोस क्या, साइन, हाँ ये तो ये चलेगा ना, कोस का पद कहाँ तक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n और साइन a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे ये करोगे, देख लीजिए आप a 2a 4a, एक तरह से वो क्या बोलते हैं जीपी, है ना। तो देखो 20 40 और 80 हो गए, तो उस केस में आपके n तो हो गया 3 पद इसलिए, और आपके a क्या बन गया, a बन गया 20। ठीक है, बस पुट करो इसके अंदर आगे, तो ये तो cos 60 का मान रखो 1/2, ये तो अपने 8 बना देगा इसको, तो बार वाले को। तो अब अंदर जो बच रहा है वो बन रहा है आपके साइन 2 पावर 3a अपॉन a का मतलब रखो ना वैल्यू a की भी, तो ये कितना हो जाएगा 20, और नीचे 2 पावर कितनी 3 और ये साइन 20, तो क्या बना आपके देखो 8, और ये 1/8 हो ही रहा, और ये बन रहा आपके साइन 8 8 दूनी 16 160 बटा साइन 20, तो ये तो हो गया 1, और ये बन जाएगा देखो आप 180 माइनस 20 अपॉन साइन 20, तो ये आ गया 1। देखो आप आ गया आंसर। ऐसे आप करना पड़ेगा आपको। ये अगर पद हो सकता है वो 4 तक भी बढ़ा दे तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सेम यही तरीका अपना लेना है। लीजिए हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 जबकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल। अब ये कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा पावर अगर 7 है और ये इक्वल आ रहा है a प्लस बी ओमेगा, तो आपको ए बी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जो आपको करना है सीधा सीधा काम हो रहा है, आपके पास में दो ही तो चीजें मालूम है। एक तो आपको ये बात है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दूसरी बात ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 है। तो उस केस में अपन इस 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख लेंगे, यहां से 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इस टर्म को आने दो आप क्या, माइनस का ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, ये a प्लस बी ओमेगा चलने दो। अब ये बन जाएगा आपके माइनस का क्या, 7 दूनी 14, पावर में है ओमेगा पावर 14 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, और ये बन जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो तो ये ओमेगा 12 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब बनाना है, को ओमेगा क्यूब होता है 1, इसलिए तो ये आपके माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब पावर 4, ये आपके a प्लस बी ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया 1 a प्लस बी ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता, फिर से 1 प्लस ओमेगा, तो ये a प्लस बी ओमेगा। आप कंपेयर कर लें, a की वैल्यू 1 और ओमेगा का गुणांक b, इधर ओमेगा का गुणांक 1, तो उस कंडीशन में आपके a b जो बना वो क्या बन गया 1 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये 11th क्लास के बेस्ट है। अब ये कह रहा है कि एक जगह समीकरण दे रखा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल दे रखे हैं, रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, और ये कह रहा है कि अल्फा पावर 2025 प्लस बीटा पावर 2025 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस यानी कि प्लस 1 रूट, तो ये रूट 3 आइटा अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब आपके x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आइटा अपॉन 2, 1 माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब इस केस में अपन, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उस केस में इसमें क्या खास बात है, ये एक मूल ये आपके हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब इसमें जो खासियत किसकी क्या है, अगर मैं इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर ले लूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अपन एक मूल दूसरे का वर्ग होता है, तो उस केस में अब ये ले तो लिया मैंने, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, हमें पहले यहाँ पर मूलों का योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा।
इससे हमारे को एक क्लू मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, और अल्फा बीटा भी इससे 1 आ रहा है, माइनस बी पोन ए और सी पोन ए से, ठीक है। यानी दोनों मूल्यों का गुणनफल भी एक है, योगफल भी एक है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ दोनों माइनस ले लेता हूँ, तो देखो गुणनफल एक आ रहा है, और अगर जोड़ोगे तो क्या आ रहा, माइनस बाहर ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस, और इसका क्या होता है -1 है तो 1 आ रहा है। तो मैं ये दोनों के साइन चेंज कर दिया। अब मैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा पावर 2025 प्लस बीटा पावर 2025, तो अल्फा की जगह तो मैं लिख देता हूं माइनस का ओमेगा, और ये 2025 प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर पावर 2025 बन जाएगा। तो ये देखिए आप 2025 में 3 का भाग जा रहा है 675 बार, तो मैं इस माइनस को तो ले लेता हूं बाहर, और ओमेगा क्यूब करके और पावर कर लेता हूं 675। फिर यहां पर भी मैं -1 बाहर ले लेता हूं, और ओमेगा स्क्वायर है तो मैं ओमेगा स्क्वायर का 2 बाहर ले लेता हूं, और अंदर बना देता हूं ओमेगा क्यूब, और बाहर 675 और एक 2 बाकी था, तो ये 2 ऊपर कर दो। तो आप देखो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये -1, फिर प्लस ये भी -1, तो ये कितना आ गया -2 आंसर। ऐसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है ये 2025 की जगह 2026 कर दे, तो 26 करते ही आपको एक ओमेगा बाहर लेना पड़ेगा अलग से, तभी 3 का भाग जाएगा, तो आपको ओमेगा बाहर करके नहीं फिर करना पड़ेगा। मतलब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा या कैलकुलेशन में। बाकी आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली में कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सेट थ्योरी की तरफ। आपने सेट थ्योरी के सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आपको ये पता है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है सामने तो वो ऐसा बना देता है लैंग्वेज कि वहां हमें बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ देखिए ए और बी 2 सेट है, ये कह रहा है कि Na4 NB 7 है, यानी ए और बी में वैल्यू कितनी है, नंबर एलिमेंट्स की 4 और 7। ये कह रहा है मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ Na यूनियन बी, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी Na यूनियन बी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Na यूनियन बी इक्वल टू Na प्लस NB माइनस N, यानी लगाना यहां लगाना इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप जानते हो, नया कुछ भी नहीं। तो फिर हमें इसमें क्या जानकारी होनी जरूरी है, हम पहले काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू होने के लिए आपके अगर ये Na यूनियन बी मिनिमम होगा यदि आपके पास में A सब एंड इक्वल सेट भी होगा, तो उस कंडीशन में सीधा सीधा आपके Na यूनियन बी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो हो जाएगा आपके NB के इक्वल। तो ये कितना आ गया आपके 7 आंसर। अब सेकेंड बात हम करें कि Na यूनियन बी आपके मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम होने के लिए सीधी सीधी कंडीशन अब आपके पास में क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए Na इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें तो दिमाग में होनी ही चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे। आप मुझे बताना कि ये कंडीशन कैसे बनी और ये कंडीशन कैसे बनी, पता नहीं चला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ताकि मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन आपकी ध्यान रखनी है। तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, Na यूनियन बी इक्वल टू Na प्लस NB 5 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आपके किताब 4, ये 7 यानी कि 11। तो आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइनली आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 7 और 11। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन है, उसकी 2 आसन्न स्थितियों में एडजेसेंट कंडीशन में जो दिक्कोजाएं हैं वो LMN और L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M, N प्लस डेल्टा N है। तो उस कंडीशन में ये डेल्टा L का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा M होल स्क्वायर प्लस डेल्टा N होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है।
अब यहाँ हम जो नियम जानते हैं सीधा सीधा वो यूज कर लेते हैं। पहला नियम तो आप ये जानते हैं कि दिक्कोजाओं में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 अप्लाई होता है। तो अगर ये होता है तो दूसरी कंडीशन में एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर, एम प्लस डेल्टा एम होल स्क्वायर, एन प्लस डेल्टा एन होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आपके 1 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2l डेल्टा एल, 2m डेल्टा एम, 2n डेल्टा एन प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर डेल्टा एम होल स्क्वायर डेल्टा एन होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आपके ये हो जाएगा 1, ये तो ये 1 से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको यही छोड़ दो, इसको अपन बाद में यूज करेंगे। अब अपन निकाल लेते हैं कोस थीटा। देखो क्योंकि बहुत छोटा एंगल है तो कोस डेल्टा थीटा लेंगे। ये होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, M इंटू M प्लस डेल्टा M और N इंटू N प्लस डेल्टा N, ठीक है। अब इसमें कर लो मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल, एम डेल्टा एम एंड डेल्टा एन, ठीक है। ये तो हो गया 1। अब एल डेल्टा एल इस पूरे की वैल्यू अपन कहाँ से, क्योंकि ये तो 0 हो रहा है तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, और ये 2 पॉइंट भेज दो तो -1/2, और ये हो जाएगा डेल्टा एल होल स्क्वायर डेल्टा एम होल स्क्वायर डेल्टा एन होल स्क्वायर। और अब सेम ये टर्म यू की यू इधर शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 डेल्टा एल होल स्क्वायर डेल्टा एम होल स्क्वायर डेल्टा एन होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा, ये 2 उधर भेज दो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको आगे अभी ये साइड ले रहा हूँ, ये 2 उधर भेज दिया मैंने, तो उस कंडीशन में आपके जो राइट हैंड साइड बनेगी वो बन जाएगी 4 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये इसको क्या लिखोगे आप 2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम साइन को रिमूव कर सकते हैं, ओनली डेल्टा थीटा खाली एंगल्स ले लेंगे, होल स्क्वायर 2 से 2 कैंसल, तो ये डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये तो इसने पूछा था इसकी वैल्यू, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैंने नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाया, एक ही फॉर्मूला है, इसी को ऊपर नीचे किया है, और आंसर वैसे भी ये पुराना एक मतलब रिजल्ट जो है ना प्रिपेयर्ड रिजल्ट है, इसको सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखें तो भी बेटर होगा। अगला क्वेश्चन भी लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का। यहाँ आपके पास में 2 लाइन दे रखी है, एक लाइन तो है आपके पास में L1, दूसरी लाइन कह रहा है कि L2 है, और ये कह रहा है कि L1 नीचे लिख लेता हूं मैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो आपको a डेज प्लस c डेज की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ हम क्या करें, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में बदल लेते हैं इस पूरे को, तो ये क्या बनेगी देखो x माइनस बी अपॉन इक्वल टू y। ध्यान देना ए वाई था ये, तो मैं इसमें a और इसके अपॉन 1 कर लेता हूं, फिर a से ही इसको z को भी लेता हूं, तो ये z माइनस डी इक्वल टू सी वाई, ठीक है। तो यहां पर भी मैं y कर लेता हूं और c दोनों के अपॉन में भेज देता हूं, ये तो कट जाएगा c, यहाँ तो 1 रह जाएगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसके लिए भी अप्लाई करता हूं मैं, तो यहां हो जाएगा x माइनस बी डेज अपॉन ए डेज इक्वल टू y अपॉन 1, और दूसरा बन जाएगा z, है ना, तो z माइनस डी डेज इक्वल टू सेम नीचे क्या सी डेज, और ये y अपॉन 1 बन जाएगा। देख लो सेम कंडीशन बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस केस में हमारे ये जो 2 लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो लाइन बन जाएगी L1 तो बनेगी x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू
y/1 इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी, और L2 बन जाएगी आपके x माइनस बी डेज अपॉन ए डेज इक्वल टू y/1 z माइनस डी डेज अपॉन सी डेज। दोनों लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में आ गई, और अब हमारा काम खत्म हो गया। ये रिजल्ट आने वाला है। जब ये लंबवत है तो उस कंडीशन में आपके कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में a1 a2 भले L1 L2 कर दो, बात एक ही है। तो ये a डेज प्लस 1 इंटू 1 प्लस c डेज इक्वल टू 0। तो ये a डेज प्लस c डेज इक्वल टू क्या आ गया, -1, यानी -1 इसकी वैल्यू आ रही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है। यहां कह रहा है कि पैराबोला एक ऐसा है, यानी y² इक्वल टू 16x, ये पैराबोला है। इस पैराबोला पर एक नॉर्मल यानी कि px1y1 से अभिलंब खींचा जाता है। ये अभिलंब दोनों अक्षों के साथ में समान एंगल बनाता है। तो उस केस में इस पॉइंट px1y1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इसने पूछा है। अब आपको याद होगा कि पैराबोला का जो अभिलंब होता है, उस अभिलंब के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, am² माइनस 2am। अब आप कहोगे कि ये तो मैं याद नहीं, जाना दो, नहीं याद नहीं है तो आपको ये तो पता होगा कि पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है वो होता है y/1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब अभिलंब की बात करें अगर नॉर्मल की, तो नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू, और इसकी मान लो इसका ढाल m है तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m और x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू, इसकी जगह इसका क्या बैठ जाएगा, ये 2a अपॉन y1 है ना। क्या ध्यान रखना है यहाँ, इसका ढाल अगर ये है, क्योंकि दोनों लंबवत है तो हमें ये शर्त ध्यान रखनी होगी m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर इसका ढाल 2a अपॉन y1 है ना, तो इसका नॉर्मल का क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस करके y1 अपॉन 2a। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा y1 अपॉन 2a। अब अगर इसका ढाल मान लो, अगर अपन इस नॉर्मल का ढाल अगर m डेज माने तो ये m डेज इक्वल टू क्या होगा, माइनस y1 अपॉन 2a। तो एक तरह से ये y1 इक्वल टू माइनस 2a m डेज हो गया। अब जब y1 आ गया तो y1 आप पैराबोला में पुट कर लो तो आपके x1 भी आ जाएगा am²। तो ये इस तरीके से अगर आप निकलोगे तो अब यहाँ आपके जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर लो तो a p, अच्छा पुट क्या करोगे, अभी m का मामला गड़बड़ है ना, m कहाँ से लाओगे, यहाँ तो डिजिट दे रखे हैं, दोनों अक्षों से समान एंगल बनाता है। इसका मतलब आपके m जो है ना, m वो आपके π/4 है, 1045, यानी उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो उस कंडीशन में a तो आप क्या हो गया 4 और 1² कॉमा माइनस, और a का मतलब 4, m का मतलब 1। तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 माइनस का 8। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लीजिए टॉपिक ही चेंज आपका, कहाँ 2D में चल रहे थे, अब आगे अपन लिमिट्स वाले में। यहाँ देखिए इसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लिमिट में डाल दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो फॉर्मूले याद रखने थे वही रख लीजिए। आप देखो NC3 क्या होगा, अगर ये आपको याद हो तो NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल n माइनस 3। और अगर NP3 की बात करें तो फर्क कुछ भी नहीं है, ये r हट जाता है ओनली, मतलब क्या रहा NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन
n माइनस आर, ये होगा। अब तो यहाँ क्या हो गया, n माइनस 3, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस करना है तो सीधा सीधा आप एक काम करो, NC3 माइनस NP3 अलग से कर लो, तो जो इसमें कॉमन आ रहा है या सेट कर लो ना, क्योंकि n माइनस 3 है, तो ये टर्म यानी कि n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3, ये तो हो गया पहले वाले का, ठीक है। और नीचे क्या बेटा का फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और ये फैक्टोरियल n माइनस 3। और ऐसे ही माइनस इसकी बात करें तो ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। ये कैंसल, ये कैंसल। अब इन दोनों में, क्योंकि अपॉन में आपके 1 n क्यूब था तो बाद में यूज कर लेंगे, तो ये आपके जो टर्म बच रही है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, और अंदर बच रहा है पहले वाले में 1/6 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके n और n स्क्वायर माइनस, क्यों मल्टीप्लाई करते हो जाने था ना आप, ये कितना बच रहा है देख लो खाली आप, तो माइनस का 5.6 और अंदर आपके ये n माइनस 1 n माइनस 2 बच रहा है। अब आपके इस पूरे के अपोन में क्या था, n क्यूब लिमिट भी था, तो अपन ये यही करके नहीं, ये 1/n क्यूब कर दें, तो ये इसके अंदर भी आपके n क्यूब आ जाएगा। अब ऊपर से आप n क्यूब कॉमन ले लो, तो फाइनली ये आपके बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये माइनस का 5/3, और ऊपर से आप अगर n क्यूब कॉमन लेते हो तो यहाँ 1 माइनस 1/n और 1 माइनस 2/n बच गया, और नीचे n क्यूब आपका पहले ही चल रहा था, n क्यूब से n क्यूब कैंसल। अब n की जगह आप लिमिट पुट कर दें तो ये बचेगा आपके माइनस का 5/6, और यहाँ ये 0 और ये 0, तो फाइनली आंसर आपके क्या आ गया, माइनस का 5/6 आंसर। ये इसे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके लिमिट का, यहाँ आपके साइन दिख रहा है, मैं इसको सीधा सीधा चेंज कर रहा हूं, देखना y टेंस टू इन्फिनिटी, और ये साइन 1/y, तो मैं इस y को भी 1/y लिख देता हूं, फिर माइनस लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी 1/y। ऐसा करने से हमारे एक फॉर्मूला बन गया है साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बनता है 1, तो अब यहाँ बन रहा है इनफाइनाइट, देखो तो क्या बनेगा ये आपके, ये बन जाएगा y। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये किया इसमें, तो आपको y इक्वल टू 1/x लेना पड़ेगा, तो ऐसे करने से आपके ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लिमिट y x टेंस टू आपके 0 बन गया, और ये साइन x अपॉन x माइनस x बन जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी ये टर्म तो बन गई 1, ये 0, तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा।